नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण की कार्रवाई, जमींदोज हुए आधा दर्जन पक्के निर्माण, जय स्तंभ की बदली तस्वीर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वाराणसी और कटंगी के हुए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। ड्रेनेज सिस्टम पर कलेक्टर ने दी डेडलाइन, जिला चिकित्सालय निरीक्षण में दी चेतावनी। लामता के बुढ़िया गांव में दुर्गेश नागेश्वर हत्याकांड का हुआ खुलासा, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की पुलिस संयुक्त कार्रवाई, नक्सलियों पर लगा अंकुश। नागरिकता संशोधन बिल का हुआ विरोध, बिल के विरोध में की गई नारेबाजी। गंगानगर, गौरीशंकर नगर बसाने की तैयारी, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे पर वर्षों से निवास कर रहे लोग। और ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती गुल, लाखों खर्च कर नहीं सुधरी यातायात व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन और नगर पालिका ने शुक्रवार की सुबह एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत कार्रवाई शुरू की। कालीपुतली से जयस्तंभ के मध्य सड़क के दोनों ओर वर्षों से किए गए पक्के निर्माण वाले अतिक्रमण को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान दुकान संचालकों के द्वारा थोड़ा और समय दिए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और सीधे सीधे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। दुकान तो खाली करना, कोई जुर्म थोड़ी करता साहब, कोई जुर्म थोड़ी करता मेरे को। अब आगे करते हैं जयस्तंभ से जिला पंचायत कार्यालय परिसर से लगे हुए वर्षों पुराने अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया। वाहन खड़े हैं, उसे तत्काल हटाएं आप लोग यहाँ से। अन्यथा इसकी जब्ती की जाएगी। इसी कड़ी में कालीपुतली से बाजार के लिए जाने वाली रोड में भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। इन दोनों ही स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों का प्रशासन के अमले के साथ छुटपुट विवाद भी देखा गया, जहां समय रहते पुलिस के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अतिक्रमण हटाओ के मुहिम से पहले ही गुरुवार को अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर ली गई थी। बावजूद इसके भी कि प्रशासन के द्वारा किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। साइड में जो नागरिक बंधु भीड़ जमा करके खड़े हैं, हम उनसे बार बार कहते जा रहे हैं कि आप वहां से हट जाएं।
हो गया? तू चुप रहे, ये कौन सी इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार राम बापू देवांगन, नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव अपने पूरे स्टाफ के साथ व नगर पालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे मुख्य रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार अतिक्रमण पर कार्रवाई आगामी दिनों में भी चलती रहेगी, जिसके लिए पूर्व से ही अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की जानकारी दे दी गई है। न्यायालय में अपनी सेवाएं देने वाले अभियोजन अधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के नाम 11 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व महासचिव मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी संघ कुलदीप सिंह बैस ने बताया कि जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 11 सूत्रीय मांग पूर्ण करने की बात रखी गई है। यह मांग पूरी होने से अभियोजन पक्ष को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी, जिससे सरकार इसे जल्द से जल्द पूरा करे, यही उनकी मांग है। जी हाँ, आज हमने मध्य प्रदेश अभियोजन अधिकारी, समस्त मध्य प्रदेश के अभियोजन अधिकारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला दंडाधिकारी महोदय बालाघाट के माध्यम से 11 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्या क्या मांगी? ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के पदों पर नियमित संवर्ग के अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अभियोजन अधिकारियों की अन्य मांग भी हैं, जो इस ज्ञापन में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई है। सेना भर्ती मुख्यालय कार्यालय जबलपुर के सौजन्य से आगामी 7 से 19 फरवरी 2020 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर अनूपपुर मध्य प्रदेश में सेना भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक क्लर्क, स्टोर कीपर, सैनिक ट्रेड्समैन 10वीं एवं 8वीं पास, सैनिक नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सक एवं सैनिक तकनीकी के लिए है। इस भर्ती में अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट जिले के युवा भी भाग ले सकते हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया वेबसाइट 22 फरवरी 2020 तक चालू रहेगी। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स बालाघाट के द्वारा आयोजित व्यापार मेले में कदम संस्था के द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट के सहयोग से स्वच्छता सहायता केंद्र खोला गया है, जिसमें नगर के कदम मित्रों के द्वारा पर्यावरण जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। मेले में कदम मित्रों के द्वारा प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक डिस्पोजल, सिंगल यूज पॉलीथीन, घरेलू कचरे के निष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां दी जा रही है। इस मेले में कदम संस्था के द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा पॉलीथीन मुक्त बालाघाट के लिए सबसे रोचक पहल, मेले में कदम मित्रों के द्वारा सिंगल यूज पॉलीथीन को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण की प्रक्रिया 27 दिसंबर को पूरी करते हुए वारासुनी और कटंगी नगरीय निकाय के वार्ड पार्षदों के आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। वारासुनी एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि वारासुनी नगर पालिका के सभी 15 वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति, 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 4 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। 8 वार्ड सामान्य रखे गए हैं, जिनमें से 4 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिला आरक्षण किया जाना है। पिछड़ा वर्ग को सुना दे। पिछड़ा वर्ग में वार्ड क्रमांक 3, 2, 7, 15 चयनित हुए, उसमें से 50% महिला वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। उक्त वार्डों को छोड़कर शेष वार्ड क्रमांक 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 जरूरत पड़ती तो हम 3 की वहाँ लाट डालते, तब जाके 1 निकाल, क्योंकि हमको 5 चाहिए था, 5 महिला चाहिए था और 5 इतना प्रतिशत महिलाओं के निर्देशानुसार आज नगर पालिका परिषद वारासिवनी का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि वारासिवनी नगर पालिका में 15 वार्ड हैं, इसमें से कि 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, 2 वार्ड जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है
4 वार्ड जो है ओबीसी के लिए आरक्षित है, जिसमें से कि 2 महिला ओबीसी के लिए आरक्षित है और 8 जो है वो है अनारक्षित। तो इन 8 अनारक्षित वार्डों में से 4 जो है महिला अनारक्षित हैं वार्ड। तो इस प्रकार हमारी आज ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही धान को बेचने के लिए धान खरीदी केंद्रों में पंजीयन के मैसेज के बाद अपनी अपनी धान को लेकर किसान खरीदी केंद्र तक पहुंच रहे हैं, परंतु डोंगरिया कैंप में परसवाड़ा एवं चंदना धान खरीदी केंद्र में बारदानों की कमी व फटे हुए बारदाने मिलने से किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में किसानों का कहना है कि बारदाने पुराने व फटे हुए मिलने से कारण अपनी धान को पलटने में परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत खरीदी प्रभारी से की गई, परंतु खरीदी प्रभारी का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा इसी तरह के बारदाने दिए जा रहे हैं। ये जो बारदाने आपको मिले ये फटे मिले ना? हाँ। इसमें भरने में परेशानी हो रही है? क्या लगाते हैं उनमें? पैरा लगाने लगाते नहीं तो सब रिजल्ट फेंक दिए 5-7। फिर ऐसे में परेशानी होगा, बहुत परेशानी। किसी से शिकायत की हो अभी तक? नहीं अभी तक तो कोई देखने आए इसके लिए? नहीं, अभी तो हम आज ही आए हैं। तो क्या पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने आरोप लगाया कि डीएमओ एवं बारदाने के ठेकेदार की आपसी में साठगांठ होने के कारण पुराने व फटे हुए बारदाने दिए जा रहे हैं। अच्छी कंडीशन है, पूरे एक भी बोरी साबित नहीं है। एक भी बोरी जो उठा के जो कचरे में रहते हैं ऐसे बोरी को ला लिया गया है और यहाँ सिलाई मार मार के दे रहे हैं। तो जो रद्दी में थे, जो जिन लोगों के जो ठेकेदार के हैं या व्यापारी के यहाँ, मिल मालिकों के यहाँ जो बोरियां जो है रद्दी में थे, उन बोरियों को ला करके कैप के अंदर में सिलाई कर करके इनसे काम चलाया जा रहा है। अब चूँकि जो है यहाँ पर जो धान खरीदी केंद्र प्रभारी है उसको दबाव है, इस चीज़ का दबाव है कि वो इमीडिएटली वो प्रभारी जो है अब उसको आज रात में उसको ऑनलाइन करना है। अब उसके पास में फटी हुई बोरियां हैं तो वो ये भी नहीं कह सकता कि अब मैं कैसा करूँगा। तो ऐसी स्थिति में अब वो उन फटी बोरियों पे काम चला रहा है। तो जी हाँ, इस बार क्या हुआ है 40% बारदाना पुराने बारदाना में खरीदी के निर्देश हैं और अभी तक जो है मुझे पुराने बारदाना प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ फटे भी हैं जिनकी सिलाई करवा करके और काम चलाया जा रहा है अभी जी। और बारदाने भी नहीं है आज? नहीं, आज की डेट में बारदाना मात्र 1500 बारदाना था। और खरीदी के लिए किसान कितने होंगे? लगभग 2500 बारदाना की आवश्यकता आज की डेट में थी, परंतु सबको टाल करके और कल के लिए निवेदन किया गया है किसानों से। जी। गरीब तबके के लोगों को डाकघर की व्यवस्थाओं और योजनाओं से जोड़ने के लिए डाक विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ अब गरीब लोग भी उठा पाएंगे, जिसके तहत अब 250 रुपए में वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपए में वे इस योजना में निवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा बचत खाता में डाक विभाग के द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत बचत खाता में 500 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा। यदि 500 रुपए से कम बैलेंस खाते में होगा तो डाक विभाग के द्वारा प्रति वर्ष 100 रुपए पेनाल्टी के तौर पर काटा जाएगा। इस संदर्भ में सहायक डाकघर अधिकारी एसके पटले का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी 1 सप्ताह हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव हुए हैं। जो पहले 1000 रुपये से जो खाता खुलता था सुकन्या समृद्धि योजना का, वो अभी 250 रुपये हो गया। 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है और 50 रुपये के मल्टीपल में सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट जो है 50 रुपये के मल्टीपल में जमा की जा सकती है। पहले क्या स्थिति थी? पहले यह था कि 1000 रुपये से जो खाता खुलता था उसमें निम्न वर्ग के लोग जो खाता नहीं खोल पाते थे, अब 250 रुपये हो गया है, तो इसमें खाता खोला जा सकता है। निम्न वर्ग के लोग भी यदि इसमें खाता खोल सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन बिल 2019 का देश के विभिन्न राज्यों में लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर के जामा मस्जिद परिसर में भी एनआरसी और सीएबी बिल का खुलकर विरोध हुआ, जिसमें मुस्लिम सहित विभिन्न समाज के लोगों ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन बिल का विरोध में नारेबाजी की। इसे एक काला कानून करार दिया। साथ ही मूल निवासी संघ के बैनर तले प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम केसी बोपचे को सौंपे गए इस ज्ञापन में मूल निवासी संघ के द्वारा इन दोनों ही कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की गई। चर्चा के दौरान मूल निवासी संघ के जिलाध्यक्ष देवनाथ पंचेश्वर ने बताया
कि एनआरसी लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अलग अलग बयान आ रहा है, जिससे भारत के नागरिक भयभीत व डरे हुए हैं। मूल निवासी भाई हैं, पूरे भारत के नागरिक हैं। बालाघाट की जामा मस्जिद में हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये भी भारत के मूल निवासी हैं और भारतीय है। और भारत सरकार ने जो एनआरसी बिल जो लेके आई है सीए, ये हमारे 85% लोगों के लिए बहुत खतरनाक घातक हो रहे हैं, जिससे हमारे भाइयों बहुत भयभीत हो चुके हैं कि कब किसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के 85% लोग रहने वाले हैं, भारत में रहने वाले हैं और अमन चमन से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा बिल के संबंध में वो मैं भाइयों से कहता हूँ कि वो अपना बिल नागरिकता पहले साबित करके दिखा दे। जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जो दोनों राज्य के, ये दोनों सदनों के हमारे लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य जिनने साइन किया सिग्नेचर, उनको ये पता नहीं कि ये नागरिकता बिल किसकी उनकी भी खत्म हो जाएगी। इनको अपनी नागरिकता पेश करने में इनके पसीना छूट जाएंगे, इनके एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी। पर ये नागरिकता अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पूर्व सदर कादर रजा ने बताया कि केंद्र में बैठे दो लोग देश को बांटना चाहते हैं और वे महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एनआरसी और सीएबी का बिल लाया गया है। देश में जब से ये केंद्र सरकार में बैठे हैं दोनों जन, ये इनका पहला प्रयास रहा है कि देश को बांटो। देश को बांटने के लिए इनने 3 तलाक लाया, सब शांत रहे। 370 लाया, सब शांत रहे। राम मंदिर में क्या हुआ, सब शांत रहे। लेकिन जब इन्होंने देखे कि ये देश में आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं बट रहे हैं, तो इन्होंने एक काला कानून लाया। आपको बताऊं, इस काले कानून से जो भी हो, नागरिकता जैसे भी हो, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि जो देश के नागरिक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम दूसरे नागरिकों को लाके कहाँ से रोजगार दोगे? देश में आज जो महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई ऐसी बढ़ रही है और लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल है। जो स्थायी नागरिक हैं, वो महंगाई से जूझ रहे हैं, तो अभी दूसरे नागरिकों को लाके तुम कितने। लामता पुलिस ने 15 दिसंबर को बुढ़िया गांव निवासी दुर्गेश नागेश्वर के हत्या के आरोप में एक नाबालिग बालक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने घटना के संबंध में बताया कि दुर्गेश नागेश्वर हत्याकांड में अंकित कांवरे उम्र 19 वर्ष, गोविंदा मशकोले उम्र 21 वर्ष, दोनों निवासी मोरिया थाना लामता, शरद खरे उम्र 20 वर्ष निवासी बड़ी कुमारी, भोजलाल परते निवासी 3 गढ़ी थाना चांगोटोला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है व नाबालिग बालक को सिवनी बाल सुधार केंद्र भिजवा दिया गया है। जी हाँ, 15 दिसंबर को रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ और शव की शिनाख्त होने पर जानकारी मिली कि दुर्गेश नागेश्वर नाम के एक व्यक्ति हैं 22 वर्ष के, जिनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और देखकर प्रतीत हो रहा था कि 5 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की है मारपीट करने के दौरान। चूँकि वहाँ पर कोई अन्य सुराग तत्काल मुहैया नहीं हो पा रहे थे, कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं थे, इस कारण से ये एक अंधा हत्याकांड था। और इसमें थाना लामटा के थाना प्रभारी हैं, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर विजय, उसके बाद एसडीओपी परसवाड़ा और एडिशनल एसपी मरावी साहब, इन्होंने बहुत ही अपना सूझबूझ से आसपास के गोपनीय सूत्रों को एक्टिवेट करके और काफ़ी समझदारी से एक परत दर परत इस हत्याकांड को सुलझाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। जानकारी के अनुसार अंकित कावरे निवासी मौर्या के रिश्तेदार की लड़की से दुर्गेश नागेश्वर के साथ प्रेम संबंध था और अंकित भी उसी लड़की को पसंद करता था, जिस कारण अंकित और दुर्गेश के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यही पूरे हत्याकांड की वजह बन गई। इसमें इनका जो कारण बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं उनके किसी महिला संबंध थे, जिसके कारण ये जो आरोपी हैं उनमें से मुख्य आरोपी उनसे कहीं रिलेशन में आते थे और उन्होंने उस कारण से ही मनमुटाव, उनके मन में एक दुर्भावना पैदा हुई और वो नहीं चाहते थे कि ये रिलेशन आगे बढ़े। इस कारण से उन्होंने इस तरह से मारपीट शुरू हुई, जो कि एक हत्या में तब्दील हो गई। परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले परासपानी गांव के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। परासपानी निवासी केशव चौधरी ने बताया कि गांव के लगभग 70 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इस बात की आपत्ति दर्ज कराने वे जनपद पंचायत बालाघाट पहुंचे हैं। सर, हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, इस बाबत में हम लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, क्यों काट दिया गया, क्या लग रहा है आपको? सर, मेरे को ये सूचना तो दी नहीं गई सर, मेरे को जानकारी थी नहीं, लेकिन मेरे को क्या है 4 दिन पहले पता चला कि आपका नाम यहाँ से कट चुका है, इसलिए मैंने फिर सर लिस्ट निकाली। तो लिस्ट में सर मेरे तीनों भाइयों का और मेरे तीनों भाइयों की पत्नी का, यानी मेरी भी पत्नी का,
और नाम उनका नहीं था डिलीट में बिल्कुल, और ऐसे करीब 70-72 लोगों का नाम है सर। तो क्यों ये किसकी गलती लग रही है आपको? सर इसमें मैं क्या है फारूक भाई जो जिला पंचायत इंस्पेक्टर का उनको फ़ोन आया तो इनने मेरे को पूछे कि चौधरी जी आपका नाम कट गया है। बोला हाँ सर नाम कट गया है मेरा। तो मैंने बोला ये तो बोले आप सचिव से जाके मिल जाओ और सरपंच जाके मिल जाओ। तो सर मैं 4 से 5 दिन हो गया प्रास पानी हर दिन जाता हूँ पंचायत, तो पंचायत में ताला लगा रहता है। एक दिन मिले तो सरपंच साहब ने बोले। कलेक्टर दीपक आर्य ने शुक्रवार को एक बार फिर शहर के मोती गार्डन और मोती तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंदर्यीकरण के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर दीपक आर्य ने चर्चा के दौरान बताया कि तालाब और उद्यान में किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा। इसके बिना ही पुराने तर्ज पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। से आना पसंद करते हैं, उधर से आने वाले लोगों को कोई बस्ती नहीं सर उधर से आए। हेलो, जैसे विकास होगा सब होगा तो जगह खत्म हो जाएगी सब जगह, तो वहाँ पे पूरी पार्किंग हो सकती है सर। अब उसको पार्किंग बना दो ना, मतलब आज हमारा कल तक हमारा हो जाएगा सर, उसका फव्वारे वाला काम हो जाएगा पूरा। फिर सिर्फ टाइल्स। मोती गार्डन का समय समय पर निरीक्षण मैं कर रहा हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, मोती गार्डन एक शहर के लिए एसेट है। इसकी इसको सुंदर बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अभी प्रयास ही किया जा रहा है कुछ नया निर्माण ना करके जो निर्माण अस्तित्व में है उसी को ठीक करके साफ़ सफाई करके रिपेयर करके मेंटेन करके उसी को अपने ओरिजिनल शेप में लाया जाए। बस यही प्रयास है, इसीलिए निरीक्षण आज मैंने किया। कार्य शुरू हो गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा झाड़ियाँ काफ़ी कुछ काट दी गई हैं। अन्य जो जगह हैं उनमें भी कार्य शुरू हो जाएगा। सर क्या प्लान बनाया गया है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ मैंने आपको पहले बताया, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसी को पुराने अस्तित्व में जो ऐसे मूल स्वरूप में इसको वापस लाना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बीते 2 महीने के दौरान नक्सली लगातार दबाव महसूस कर रहे हैं, जिससे उनके मूवमेंट में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन किया और 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर काम करना शुरू किया है, जिसका दबाव सीधे सीधे नक्सलियों पर दिखाई दे रहा है। गोंदिया जिले के गांव मुरकुटा में लगातार संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह गांव तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र पे बसा हुआ है, जिससे नक्सलियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट करने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1.5-2 वर्षों से जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है उसके तारतम्य में जो इंटर स्टेट कोऑपरेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो हमारे पुराने भी 2 कैंप्स थे जिनके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संयुक्त फोर्स था, उसी के चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों राज्यों की पुलिस फोर्स एक साथ काम कर रही है। इसी के चलते मुरकुट्टो जो कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो ट्राई जंक्शन का एक गांव है जहां पे तीनों राज्यों की सीमा मिलती है, वहां पर एक जॉइंट कैंप भी लगाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की पुलिस फोर्स एक साथ रह रही है और वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में ऑपरेशन करके उस क्षेत्र को डोमिनेट कर रही है। किस तरह से अभियान चलेगा सर? ये क्योंकि तीनों राज्यों का क्षेत्र वहाँ से लगता है और नक्सल मूवमेंट क्योंकि इस कारण से राज्यों की सीमा से कभी इस तरफ कभी उस तरफ जाके छुपने में सफल होता है, इसके ही कारण इस चीज़ को सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया गया है कि तीनों राज्य भी उसको बॉर्डरलेस एक एनवायरनमेंट बनाए, जो हमारा वर्क फोर्स रहे उसे भी किसी बॉर्डर से रुकना ना पड़े। तो वहाँ पे भी जो पुलिस फोर्स भी है बॉर्डरलेस। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने 27 दिसंबर को 8 जनवरी के लिए होने वाले देशव्यापी आंदोलन से पूर्व बैठक की और विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन के सदस्य नितिन ब्रह्मे ने बताया कि बीएसएनएल को मिलने वाली सभी सुविधा 4G स्पेक्ट्रम से लेकर कर्मचारियों के हित के बातों को ध्यान में रखते हुए 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। इससे पूर्व कर्मचारियों के द्वारा 27 दिसंबर को बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदर्शन हमारा सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रहा है। सबसे पहली बात कि बीएसएनएल को टोटल प्राइवेटाइजेशन में लेना, 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन न करना, 3rd पे रिवीजन बीएसएनएल और कर्मचारियों को अभी तक पे रिवीजन नहीं मिला है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं उनको भी अभी तक बीएसएनएल के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। 30% सुपर एनुएशन का प्लान किया गया था, वो भी अभी तक बीएसएनएल में जो डीओटी से बीएसएनएल में लगे कर्मचारी और अधिकारी उनको अभी तक का उसका पेमेंट नहीं किया गया है। इसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ विरोध नीति जताते हुए हमने आज गेट मीटिंग ली है। उसमें आने वाले समय में 8/1/2020 को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे स्ट्राइक होने वाली है, सामूहिक हड़ताल होने वाली है। उसके विषय पे हमने चर्चा किया है।
क्या क्या चर्चा में? चर्चा में मेन मुद्दा ये हमारा कि सबसे पहले थर्ड पे रिवीजन मिले, जो हम लोग को PRC नहीं मिल पाई है। सेकंड हमारा मुद्दा है कि वेज रिवीजन होना चाहिए, रिटायर्ड पेंशन कर्मचारियों को भी वेज रिवीजन में एडवांटेज मिले। तीसरा हमारा मेन मुद्दा था कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनको अभी तक पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, उनका भुगतान होना चाहिए। फिर 1/1/2017 से जो कर्मचारी BSNL से शिक्षा निवृत्ति ले चुका है या निवृत्ति ले चुका है, जो रिटायर्ड हुआ है, उनको पेंशन रिवीजन में एडवांटेज मिले, उनको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिया। प्रदेश शासन के द्वारा लगातार शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निवास कर रहे बस्तियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि शहर के गंगानगर और गौरीशंकर नगर बस्ती में वर्षों से निवास कर रहे लोग नगरपालिका का टैक्स जमा कर रहे हैं और लगातार पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन उन्हें पट्टा नहीं दे रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब गंगानगर के निवासियों से चर्चा की तो उन्होंने आप बीती कुछ इस तरह से बताई कि वे बीते 20 से 25 वर्षों से इस बस्ती में निवास कर रहे हैं, लेकिन शासन है कि उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? 20 साल से। 20 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आपके पास पट्टा है? नहीं है ना जी। तो यहाँ कैसे आके रहने लगे आप लोग? यहाँ जमीन में सबने रोके तो हमने भी रोके और रहने लगे। इस पट्टा नहीं है आपके पास में? टैक्स पटा रहे हैं आप लोग? हाँ पटाए ना जी। इस साल टैक्स पटाए हो? हाँ। जब टैक्स पटा रहे हो तो उनसे पट्टे की मांग नहीं करते आप? करे ना जी, फार्म भी भरे हमने पट्टे के लिए। पट्टा नहीं मिला लेकिन? नहीं। गंगानगर वार्ड नंबर 13। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? 99 से। तो आप नगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। हाँ। तो आपको पट्टे मिले हैं यहाँ पर रहने का? पहले कहाँ रहते थे इससे पहले आप? भटरे चौकी। ठीक, वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? वहाँ किराए के मकान में रहते थे। वहाँ वो मकान छोड़ के यहाँ पर आके बस गए हो? हाँ। पट्टे मिले आपको? नहीं। और टैक्स पटाते क्या? पटाते, पहला टैक्स पटाए 1000। टैक्स पटा रहे हो, पट्टे नहीं दिए गए, तो शासन से क्या चाहते हैं आप? पट्टा मिले भाई हमको। गंगानगर में कितने सालों से रह रहे हैं आप? 15 साल। 15 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। आपके पास पट्टा है? नहीं। पट्टे की कभी मांग की हो आपने? हाँ। नगर पालिका से पट्टा मांगे हो? हाँ। नहीं मिला अभी तक? टैक्स पटाए हो? हाँ, टैक्स पटा दिए। हर साल टैक्स पटा रहे हो? हाँ। यही हालात बीते 15 वर्षों से निवास कर रहे गौरीशंकर नगर के निवासियों का भी है। नगर पालिका सुविधा के नाम पर टैक्स वसूल रहा है, लेकिन पट्टे नहीं दे रहा है। गौरीशंकर नगर कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पर? 14 साल हो गए। 14 सालों से रह रहे हो। क्या सुविधाएं मिलती है आपको नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं। बिजली, पानी, सड़क? बिजली भर आई है। और सड़क और पानी? सड़क और हेडपम्प है। किस प्रकार की समस्याएं होती है आपको यहाँ? रोड की ज्यादा है। रोड की ज़्यादा है। आपको नहीं मिला। पट्टा चाहिए। पट्टा मिलेगा करके। पट्टा मिलेगा करके टैक्स दी। कब से बोल रहे हैं? ये हो गए 14 साल हो गए। गंगानगर और गौरीशंकर नगर की बस्तियों के विषय पर नगरपालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि नगरपालिका सुविधाएं दे रही है, उस आधार पर टैक्स वसूली कर रही है, लेकिन वरिष्ठ स्तर से आदेश के अनुसार उन्हें जल्द ही सुविधा मुहैया कराते हुए भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद ही वहां से हटाया जाएगा। गरीब बस्ती से लोगों के आसियाने नहीं छीने जाएंगे, बल्कि उन्हें जल्द ही आसियाने दिए जाएंगे। वो बस्ती है, लोगों ने अपने हिसाब से उसको बना लिया है, लेकिन उनकी हम वैकल्पिक व्यवस्था करके वो शासकीय जमीन से हम खाली कराएंगे। सब उनसे टैक्स भी वसूला जा रहा है, लेकिन उनको उनके वहाँ से लोग जी उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स तो नगर पालिका का ऐसा है कि मूलभूत सुविधाएं देंगी तो टैक्स तो लेगी कोई भी हो।
टैक्स तो नहीं। भविष्य में उनको हटाने का कुछ प्लान बनाया गया है क्या? भविष्य में अब जिला प्रशासन के साथ चर्चा हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ वैकल्पिक, क्या जो गरीब तबके का आदमी उसको हम एकदम बेघर भी नहीं कर सकते, तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे। हालांकि शासकीय भूमि है, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हटेंगे। जानकारी के अनुसार गंगानगर वन विभाग की जमीन पर बसा हुआ है और गौरीशंकर नगर राजस्व भूमि पर, दोनों ही डूब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में पट्टे वितरण नहीं किए जा सकते। वर्तमान वर्ष में हुए भारी बारिश में गौरीशंकर नगर के अधिकांश मकान डूब गए थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अन्य स्थान पर आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास वितरण कर इस स्थान को खाली करवाया जा सकता। पद्मेश न्यूज के लिए बालाघाट से कमल कोडले की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद बालाघाट कटंगी वारासोनी का कार्यकाल 11 से 15 जनवरी के मध्य समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार प्रशासक नगरीय निकाय की व्यवस्था संभाल सकते हैं, लेकिन यह प्रशासक कौन होंगे और कैसे व्यवस्था संभालेंगे, इस विषय पर अब तक प्रदेश शासन की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। वर्तमान में अभी ऐसे कोई भी किसी तरह का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है, तो उसको राज्य शासन अपने तरीके जो भी उनके निर्देश होंगे उसका पालन करें। आपको बता दें कि बीते वर्षों में नगर पालिका में धारा 40 या फिर अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान एसडीएम द्वारा नगर पालिका की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में प्रशासक के रूप में क्या व्यवस्थाएं होंगी, इस विषय पर अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि जिला सहकारिता बैंक प्रशासक के तौर पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कमान संभाल रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर हनुमान चौक और कालीपुतली में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, जो कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 3 वर्ष पहले लाखों रुपए खर्च कर नगर पालिका के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जिसके कुछ रोज बाद ही हनुमान चौक पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए और आज तक शुरू नहीं हो पाए। बीते 10 दिन पहले ही कालीपुतली का ट्रैफिक सिग्नल भी पूरी तरह से बंद हो गया। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघवारे बताते हैं कि सिग्नल सुधारने के लिए संबंधित कंपनी को जानकारी दी जा चुकी है और एक समय सीमा के भीतर सिग्नल सुधारने की बात कही जा रही है। पिरानी पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी सरकार के योम विलादत का महीना 11वीं शरीफ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 11वीं शरीफ के मुबारक मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा पूरे महीने भर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसके समापन पर मुस्लिम आवाम के द्वारा शुक्रवार को नमाज मगरिब बैयर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में लंगर गौशिया का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज सहित अन्य सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस न्याज गौशिया में मगरिब की नमाज के बाद फातिया फतेह खानी का आयोजन किया गया, जिसके तुरंत बाद नगर वासियों को लंगर आम तकसीम किया गया। मुबारक महीने में पूरे महीने भर यानी मुस्लिम समाज के अंदर न्याज गौस का इंतज़ाम किया जाता है और आज बालाघाट की आवाम के ताउन से पैसों से अंजुमन की गहरे परिस्थिति में शादी हाल में आज भी 11वीं के 29वें रोजे के दिन, कल शायद हो सकता है कि आज 29वां चांद दिख जाए तो 11वीं का महीना ख़त्म हो जाए। आखिरी दिन में अंजुमन इस्लामिया द्वारा बालाघाट की आवाम के द्वारा के ताउन से न्याज गौस का इंतजाम किया गया। लांजी नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए नगर परिषद में राशि आने के बावजूद उनके खाते में अब तक राशि नहीं डाले जाने को लेकर 27 दिसंबर को नगर परिषद के उपाध्यक्ष उज्जवल श्रीवास्तव एवं पार्षदों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम ज्ञापन सौंपकर हितग्राहियों के खाते में शीघ्र राशि डाले जाने की मांग की है। नगर परिषद लांजी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 माह पूर्व विभिन्न वार्डों में लगभग
90 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत होकर जियो टैगिंग हो चुकी है। सांची नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जैसे सबको सभी को विदित है, किंतु 95 हितग्राही ऐसे हैं जिनका नाम 3 माह पूर्व प्रधानमंत्री आवास की प्रथम सूची में आया, जिसका सत्यापन कलेक्टर महोदय द्वारा पटवारियों के माध्यम से कराया जा चुका है और उसका जियो टैगिंग भी की जा चुकी है। इस सब के बाद राज्य शासन द्वारा, केंद्र शासन द्वारा यहाँ पे प्रथम किस्त की राशि नगर परिषद में जमा है, मगर आज 1.5 महीना बीत चुके हैं। राशि आने के बाद भी नगर परिषद के द्वारा वो राशि उन्हें दी नहीं जा रही है। अगर नगर पंचायत में आई हुई राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंचेगी तो इसमें साफ जाहिर होता है कि पंचायत में अपने काम के प्रति कितनी लापरवाही है। 1 माह पूर्व जैसे हमें तहसीलदार महोदय को अपॉइंट किया गया था, उनके आने के बाद भी अगर काम की गति इसी तरीके से रहेगी तो ये तो स्वयं अपने आप में एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि राशि होने के बाद भी हितग्राहियों तक अगर ना पहुंचे तो अंतिम इस विकल्प के। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 27 दिसंबर को जिला चिकित्सालय बालाघाट का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। जिला चिकित्सालय में 23 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य हर हाल में 31 जनवरी 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिला चिकित्सालय परिसर में 2 पहिया वाहनों को शेड के भीतर न रखा जाकर बाहर रखा जा रहा है। कलेक्टर श्री आर्य ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और साइकिल स्टैंड के ठेकेदार को सख्त चेतावनी दी कि अब से कोई 2 पहिया वाहन शेड के बाहर रखा नजर नहीं आना चाहिए। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर बकोड़ा वारासुनी पहुंच मार्ग पर ग्राम खमरिया के समीप सड़क किनारे खेत में 27 दिसंबर को प्रातः 8 बजे भालू का शव देखा गया। ग्रामीणों से जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी अपने अमले के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। भालू के शव व आसपास के क्षेत्र का बारीकी से मुआयना किया तो सड़क किनारे खून के धब्बे व टायर के निशान पाए गए। भालू का पोस्टमार्टम कर शव को नष्ट कर दिया गया है। मृत भालू के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 26 व 27 दिसंबर की दरमियानी रात्रि में भालू के द्वारा सड़क पार करते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे भालू की मृत्यु हो गई होगी। बहुत बड़ा ये आज सुबह में एक जानकारी मिली कि जो खमरिया गांव है, नेवल गांव के पास में, वहाँ पर एक भालू मृत अवस्था में पाया गया है। मौके पे स्टाफ आया, यहाँ पर देखा, जांच पड़ताल किया है उसका, तो कुछ हमें सबूत मिले हैं उसमें कि एक्सीडेंट से उसकी मतलब दुर्घटना हुई है। सारे जो अंग वगैरह हैं उसके वो सभी साबुत हैं उसके, मतलब कोई उसका नाखून या इस तरह का जो अवयव है वो चोरी नहीं हुए हैं। और लाश को हमने अपने कब्जे में कर लिया है। आसपास हमने उसके एविडेंस भी कलेक्ट किए हैं। तो जो रोड है लालबर्रा से जो नेवल गाँव जाती है, उसके दाईं तरफ हमको उसकी निष्ठा वगैरह मिली है और कुछ निशान भी मिले हैं। और संभवतः ये रात्रि में अंधेरे के समय सड़क क्रॉस करते हुए किसी वाहन से दुर्घटना हुई तो इसकी मौत हुई है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी इसमें संदिग्ध व्यक्ति है जिनके कारण ये दुर्घटना हुई है, उनका जांच पड़ताल करके उनकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे भालू के कितनी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर भरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड पायली में बोलेरो ने मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मार दी। घटना इतनी भयानक थी कि घटनास्थल पर ही 3 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार राजेश्वरी पति गेंदलाल खैरवार उम्र 36 वर्ष, सीताबाई खैरवार उम्र 50 वर्ष निवासी पायली और सुरेंद्र ठाकरे निवासी तिवड़ी कला थाना हट्टा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। अतिक्रमण की कार्रवाई, जमींदोज हुए आधा दर्जन पक्के निर्माण, जय स्तंभ की बदली तस्वीर।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए वारासुनी और कटंगी के हुए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। ड्रेनेज सिस्टम पर कलेक्टर ने दी डेडलाइन, जिला चिकित्सालय निरीक्षण में दी चेतावनी। लामता के बुढ़िया गांव में दुर्गेश नागेश्वर हत्याकांड का हुआ खुलासा, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की पुलिस संयुक्त कार्रवाई, नक्सलियों पर लगा अंकुश। नागरिकता संशोधन बिल का हुआ विरोध, बिल के विरोध में की गई नारेबाजी। गंगानगर, गौरीशंकर नगर बसाने की तैयारी, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे पर वर्षों से निवास कर रहे लोग। और ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती गुल, लाखों खर्च कर नहीं सुधरी यातायात व्यवस्था। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।